बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज़िंदगी बखैर। मैं हूँ सुंदस मुस्तकीम सबसे बड़ा टीम की हमरा एक बार फिर से आप लोगों के साथ और व्यूअर्स हमारा आपका साथ रोज़ की तरह 10 से 12 बजे तक और आज के साथ में भी ऑफ कोर्स आपने देना होगा हमारा साथ थ्रू योर लाइव फोन कॉल्स। एक अच्छा सा टॉपिक रखते हैं आपसे, उस टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करते हैं, आपकी लाइव फ़ोन कॉल्स को भी वेलकम कहते हैं और अपने गेस्ट से भी आपका करवाते हैं इंट्रोडक्शन। वेल जनाब, कल तो हमने कुछ छेड़े थे आपके दिल के तार, कुछ बात की थी इमोशंस एंड फीलिंग्स पे, लेकिन आज हम कुछ बात करने वाले हैं ज़रा सीरियस नोयत की, जो बिल्कुल कुछ मुल्की जो हालात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ, चूँकि हम लोग रोज़ ही जनाब ये दुआ और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें कल कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगी जिससे आप थोड़े से सैड हो जाएँ। तो जनाब क्यों ना हम लोग आज कोई ऐसे टॉपिक पर बात करें जिससे अल्टीमेटली हमारे मतलब हमें कुछ अवेयरनेस हासिल होगी, मतलब कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखिएगा। बस जनाब बात होगी आज इमेज बिल्डिंग के हवाले से कि किस तरह से हम अपने मुल्क का इमेज जो है, अपने कौमी मफाद को, नेशनल इंटरेस्ट को मलूज़ खातिर रखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर अपना इमेज जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो आलमी सतह पर बेहतर हो सकता है, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक। आप बेहद पाकिस्तानी शहरी क्या समझते हैं, चाहे किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप स्कूल टीचर हो, आप बिज़नेसमैन हो, आप कुछ कोई भी हो, कहीं से भी किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, आपके नज़दीक किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है अपने इमेज बिल्डिंग के हवाले से। इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में जिन मेहमानान ने गिरामी को दावत दी है, उनमें हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर हमाद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, आपको वेलकम कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में अपने स्टूडियोज़ में जी। और हमारे बशीर साहब पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छी उनके साथ भी गुफ्तगू रहती है। इंटरनेशनल बिज़नेस में इनकी स्पेशलाइजेशन है, उस हवाले से एनजीओज़ भी रन करते हैं माशाल्लाह, उनके साथ भी एफिलिएटेड हैं, ट्रस्ट के साथ भी एफिलिएटेड हैं, यानी कि सोशल वेलफेयर का काम जो है वो करते हैं। सो जनाब कम्युनिटी लेवल से लेकर अपने शहर की फिर कौमी सतह तक माशाल्लाह लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। तो ऑफ कोर्स इनसे पर्टिकुलरली इस हवाले से बात होगी कि किस तरह से हम जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज बिल्डिंग को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें हमाद बशीर साहब, आप सबसे पहले कुछ तरीक़ेकार बताइएगा जिन पर अमल पैरा होकर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही आई एम वेरी थैंकफुल सच टीवी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस मौके पे कुछ कह सकूं, और बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने चुना है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस तरह आपने बात की इमेज बिल्डिंग एट इंटरनेशनल लेवल, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे वो एक बहुत गिर चुका है। ये एक हकीकत है। आप इंटरनेशनली पाकिस्तान की वो इज़्ज़त नहीं है जो पहले कभी थी, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पाकिस्तान का इमेज किसी भी दुनिया के मुल्क के सामने अगर हम जाएं और पाकिस्तान का नाम लें तो वो पाकिस्तान को रिलेट करेगा दहशतगर्दी के हवाले से या लॉलेसनेस के हवाले से या और नेगेटिव पहलुओं से पाकिस्तान को एक वो इमेज परसीव करेगा। तो ये पूरी दुनिया में एक परसेप्शन पाकिस्तान की बहुत ही गलत बन चुकी है। इस परसेप्शन को सही करने की बहुत ज़रूरत है, और इसको परसेप्शन को सही करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कोई भी हम एक ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रह रहे हैं। हर मुल्क का इन्हिसार दूसरे मुल्क पे, दूसरे मुल्क का इन्हिसार दूसरे मुल्क पे है। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी है। जब इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी होती है तो हर मुल्क की माशियत का दूसरे की मईशत से ताल्लुक़ है। एक्सपोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक्सपोर्ट किसी मुल्क की जो एक बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी कैसे रखती है उसकी मईशत में। एक्सपोर्ट जब भी आप किसी मुल्क में करते हैं तो एक चीज़ जो देखी जाती है वो उस मुल्क का इमेज होता है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट किसी ऐसे मुल्क से आ रही है जिसका इमेज अच्छा नहीं है, जिसके लोगों की परसेप्शन के बारे में अच्छी नहीं है, तो लोग उस मुल्क की चीज़ ख़रीदेंगे भी नहीं। जब उस मुल्क की चीज़ें ख़रीदी नहीं जाएंगी तो उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी। अब देखिए बाहर जाकर जो आई थिंक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जब मुल्क से बाहर जो है वो प्ले की जाती है तो बाहर बैठने वाले को तो ये लगेगा ना यहाँ पर हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं, हर रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, चाहे किसी एक सेक्टर में होते हैं। बाकी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आराम से ही क्यों ना रहते हो, लेकिन देखने वाले को तो बाजार ये लगे हम कराची का, अब हम यहाँ बैठकर कितना खौफज़दा होते हैं कि पता नहीं कैसे हालात होंगे। थ्रू जो कराची अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। जहाँ होती है, अब मीडिया ने तो ऑफ कोर्स अपना रोल प्ले करना है, उसने तो इस चीज़ को एज इट इज़ हाईलाइट करना है, लेकिन दूर बैठने वाले को तो ये लगेगा ना कि पता नहीं कितने हालात ख़राब हैं किसी जगह के। तो इसलिए जो एक रिपोर्ट होती है, जो कुछ होती है, उसकी वजह से मुल्क की मईशत को उस पर बहुत मनफी असर पड़ता है। जो मुल्क की बरामदात हैं वो कम हो जाती हैं।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जनाब आपके पास भी जो रिकमेंडेशन सजेशंस हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इमेज एट इंटरनेशनल लेवल, पाकिस्तानी मतलब मुल्क का, हमारे मुल्क का पाकिस्तानी इमेज जो है वो किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। क्रिकेट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है जनाब की, और इम्प्रूव हो माशाल्लाह। इतना अच्छा वनडे हमने उस दिन जीता। इसी तरह हम लोग बहुत उम्मीद और दुआ रखते हैं कि चाहे स्पोर्ट्स में हो, प्ले ग्राउंड में हो, या किसी भी हवाले से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, बिज़नेस में, इकोनॉमी में हो, हम लोग जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ें और बढ़ते ही चले जाएं इंशाल्लाह। इस हवाले से आपको भी वार्मली वेलकम कहेंगे बात करने के लिए। और जनाब इतने सीरियस टॉपिक पे बात करने के साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लाइट मूड में डिस्कशन भी साथ रखेंगे, और वो होगी कुछ आपके किचन से रिलेटेड, यानी कि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देने के लिए हम लोग अपने प्रोग्राम में, अपने स्टूडियोज़ में अक्सर इन्वाइट करते हैं शेफ़ असवद को। तो आज भी शेफ़ असवद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असवद। असवद आपको भी खुशामदीद कहेंगे अपने सच सवेरा के प्रोग्राम में। और शेफ़ असवद जो हैं वो हमें ना सिर्फ मज़े की रेसिपीज़ बताते हैं, बल्कि कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुकिंग टेक्निक्स बताते हैं जो हमने वाकई रात से पहले नहीं सुनी होती हैं, जानी होती हैं। स्पेशली कुछ टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए ना, तो कुकिंग नो डाउट एक बहुत ही टेक्निकल काम है और उसको आना बहुत ज़रूरी था। शेफ़ असवद कुकिंग पर तो आपसे बात करेंगे डेफिनेटली, लेकिन आप हमारे टॉपिक के हवाले से हम चाहेंगे कि आप कुछ मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे से शेयर करें कि हम लोग किस तरह से जो है अपनी इमेज बिल्डिंग इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली यही है कि हमें अपनी लोकलाइज प्रोडक्ट्स को ग्लोबलाइज करना चाहिए, ठीक है। और जितनी भी एक्सपोर्ट ज़्यादा, पर उससे पहले उनकी हमें जो क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव करनी चाहिए। नहीं माशाल्लाह, नहीं, वन थिंग लेट मी टेल यू कि हमारी काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी क्वालिटीज़ बाहर की जो चाइना की क्वालिटीज़ के कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। हाँ, एटलीस्ट चाइना की क्वालिटीज़ बेहतर हो बहुत सकती बहुत है। कंपैरेटिवली बेहतर है, बट वो उन्होंने भी स्टैंडर्डाइज की हुई हर चीज़ को हमारे मुल्क में जिस तरह भेजते हैं। बट ये हमें लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज करना चाहिए, और उसके साथ साथ यूथ, स्पोर्ट्स, बहुत सी इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जो फॉरेन जो हमारे मुल्क के लोग हैं जो हमें दायरे गैर में रह रहे हैं, वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चैरिटी का भी काम कर रहे हैं। इस तरह भी बीइंग अ पाकिस्तानी वो वहाँ पे भी प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क को। तो जहाँ तक और ये बात है कि जी आपके दहशतगर्दी डाउन साइजिंग हुई हुई हमारे मुल्क की, हर इंसान के, हर दूसरी कंट्री के माइंड में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पूरी उम्मीद रहना चाहिए। इंशाल्लाह वक्त ये है तो दूसरा भी आ जाएगा, हर अच्छा बेहतर वक्त आएगा। एग्जैक्टली जनाब, सबसे बड़ी बात तो आपने सबसे आखिर में की कि हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता भी हमारे मुल्क के हालात थोड़े से ऊपर नीचे डाउन फेज में जाए तो सर्टनली ओके इंशाल्लाह दोबारा से बेहतर हो जाएंगे। और हमने देखा भी है, देखते भी आए कि कभी कुछ मतलब डाउन फेज में जा रहे होते हैं कुछ, लेकिन एकदम से बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, इम्प्रूव भी हो जाते हैं। और एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे प्रोग्राम में गुज़श्ता दिनों कुछ दिन पहले आए थे, वो यही बता रहे थे कि जो ओवरऑल मुल्क के हालात होते हैं, तो स्पोर्ट्स और क्रिकेट कोई भी चीज़ हो वो उससे लिंकअप होती है। मतलब जिस तरह हमारे मुल्क के हालात जो बेहतर होते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे वाबस्ता हर चीज़ जो मुल्क से बाहर जाती है वो भी मतलब उसी तरह ऊपर प्रोग्रेस करती है। और जब इंटरनली हम लोग अंदर से वीक होते हैं या इंटरनल हमारे हालात जो है तो जिन दिनों सही नहीं चल रहे होते, तो उससे पाकिस्तान से लिंक्ड अप जो भी चीज़ होती है, जो भी इसको रिप्रेजेंट करने जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली उस चीज़ का शिकार हो जाता है। सो अगर हम ये चाहें कि जनाब कि हम मुल्क से बाहर अपना इमेज दुरुस्त रखें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर के हालात जो है वो बहुत बेहतर रखें, जो कि बहुत हद तक हमारे अपने ऊपर ही मुनहसर है। अगर हम मुल्क के अपने अंदर हालात बेहतर रखने की कोशिश करें तो सबसे पहले आई पर्सनली वुड सजेस्ट कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए हमारे मुल्क में। जब वो हो जाएगी तो फिर हम लोग आपस में ऑटोमेटिकली जो है वो एक दूसरे के साथ मतलब वही वाली मुत्तहिद हो जाएंगे, या एक दूसरे के साथ जो है वो मतलब स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे। इस हवाले से अगर आप भी बात करना चाहें, आपके पास भी कुछ रिकमेंडेशन सजेशंस हों, तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 051846606 नंबर डायल कीजिएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करें तो 051, और अगर पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 009205184606 से ही बात लेकर बैठते हैं हमाद बशीर साहब के साथ। हमाद बशीर साहब, व्हाट आर दोस रूल्स, कौन से मतलब हम कुछ ऐसे तरीक़ेकार पे बात कर रहे थे जिस तरह एक मीडिया है, कल्चर है, मतलब इन सारे लाइट एस्पेक्ट्स को मदद बना के, या कुछ और आप सजेस्ट करना चाहेंगे? इसमें इमेज बिल्डिंग की जब एक कंट्री की बात करें तो उसमें एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो इसमें है वो एजुकेशन का है, तालीम का। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पाकिस्तान में सबको पता है कि सुसाइड बॉम्बिंग का हवाले से मशहूर है कि बहुत सारी सुसाइड बॉम्बिंग होती है, ख़ुदकश हमलावर हैं और ख़ुदकश हमले होते हैं, जिससे मुल्क का नेगेटिव इमेज बहुत पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाता है और मीडिया भी करता है, इंटरनेशनल मीडिया। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये जो सुसाइड बॉम्बिंग है इन मॉडर्न हिस्ट्री, ये स्टार्ट हुई थी श्रीलंका से,
और श्रीलंका में जितनी सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, हालांकि बहुत छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान से ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, लेकिन अब उसके बाद इतना उनका एक बुरा इमेज था बीइंग अ कंट्री जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग बहुत सारी होती हैं, अब उन्होंने इतना अच्छा इमेज बनाया सिर्फ एक 10 से 12 सालों में। और उसकी रीज़न ये थी एजुकेशन। वहाँ पे 95% लिटरेसी रेट है और उस 95% लिटरेसी रेट की वजह से उनके सब लोगों ने इसका इमेज को इतना बेहतर बनाया कि अब श्रीलंका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरी दुनिया के लोगों के लिए। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, चाइना से, पूरी दुनिया से टूरिस्ट अब श्रीलंका आते हैं। श्रीलंका के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टूरिज़म है। टूरिस्ट जो है वो बहुत शाय होता है, किसी भी मुल्क में जिसका इमेज ख़राब हो या जिसमें जान का ख़तरा हो, जिसमें दहशतगर्दी हो, वो वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो सैर करने जा रहा है, वो तो ऐसी पुरसकून जगह पे जाएगा। तो ऐसा मुल्क जो मशहूर था सुसाइड बॉम्बिंग के लिए, वो अब मशहूर हो गया है एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और जिससे उनके रेवेन्यू उनका बहुत इम्प्रूव हुआ है, रेवेन्यू इम्प्रूव हो रहा है, इंक्रीज़ हुआ है, उनकी जॉब जनरेशन हो रही है, बहुत सारी जॉब्स नई क्रिएट हो रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है सिर्फ इमेज की वजह से। तो इमेज बिल्डिंग, और इमेज बिल्डिंग के लिए जो सबसे अहम रोल है वो ऑब्वियसली उनके लोगों का है। किसी भी मुल्क का जो इमेज बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा अहम रोल उस मुल्क के लोग कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे मुल्क का आदमी या उस दूसरा मुल्क के लोग या इदारे उसके लिए कुछ नहीं काम कर सकते। तो उन सब लोगों ने इस तरह किया कि अपने एजुकेशन इंक्रीज़ की, 95% लिटरेसी रेट, उन लोगों का जो नज़र आते हैं लोगों के अखलाक से, जिस तरह वो वेलकम करते हैं लोगों को, जिस तरह वो ट्रीट करते हैं फॉरेन टूरिस्ट को, और जिस तरह उनके लोग जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं वे सब पढ़े लिखे होते हैं तो एक इमेज क्रिएट करते हैं, तो बाहर के लोग देखते हैं कि वाकई में श्रीलंका के लोग कितने अच्छे हैं। और उनका जो एक इमेज था, एक जो बुरा इमेज था, उसको उन्होंने बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। तो इसमें एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिस तरह मैंने कहा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन के बगैर कोई चेंज नहीं आ सकता। तो 95% लिटरेसी रेट था जिसको उन्होंने अचीव किया, और उसके जो समरात हैं वो अब उनको नज़र आ रहे हैं हर लिहाज से, उनकी इकॉनमी वाइज, उनकी इमेज वाइज। तो इमेज बिल्डिंग में सबसे अहम रोल मेरे ख्याल में एजुकेशन का है। एजुकेशन, जनाब वही वाली बात कि इंटरनली हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो हम एक्सटर्नली भी स्ट्रांग होंगे। Exactly. और इंटरनल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करने के लिए एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और श्रीलंका की इतनी अच्छी एग्जाम्पल बशीर साहब ने हमारे साथ शेयर की। जो मुल्क सुसाइड बॉम्बिंग के लिए बदनाम था वो वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए मशहूर है, और मतलब इतना खुशाइन उसका इमेज है। तो अल्लाह करे जनाब आज हम भी इस बदनामी के दाग को जो है वो धो सके सुसाइड बॉम्बिंग के हवाले से, और हम भी अल्लाह करे हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है माशाल्लाह अपनी तौर पे तो बहुत काम और इक़दामात करती है, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो सारे उनकी मेहनत को काबिश में फ्लश आउट कर देता है। सो अल्लाह कह रहे हैं 10-12 साल तो हमें भी हो चुके हैं इन सारी सुसाइड बॉम्बिंग्स को भुगतते हुए। सो अल्लाह करे कि बहुत जल्द हम भी इस पे काबू पा सकें इंशाल्लाह। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। असफद की जानिब बढ़ेंगे जनाब, कुछ बात होगी इमेज बिल्डिंग के हवाले से। असफद से आप कुछ बात करते हैं सर्दियों की सौगात कुछ सूप्स के हवाले से। पहले तो असफद आप अपनी स्पेशलिटी बताइए कि आप किन किन सूप्स को बनाने में महारत रखते हैं। well, मेरी तो मेन जो बेसिक स्पेशलिटी है वो फॉर ईस्टर्न और कॉन्टिनेंटल कुजीन्स हैं। जो फॉर ईस्टर्न के जो डिपार्टमेंट में जितने भी सूप्स आते हैं ऑब्वियसली आई कैन मेक ऑल दैट, और इसके अलावा जो आपके कॉन्टिनेंटल हैं, कॉन्टिनेंटल भी बना लेते हैं हम सब। तो उनमें आपका ज़रा कैटेगराइज तो आपने कर दिया, ज़रा सूप्स के नाम भी ज़रा ले दीजिए। जो कॉन्टिनेंटल के अंदर आते हैं, जैसे इटालियन सूप्स के अंदर आपका मिनेस्ट्रोने आ जाता है, उसके अलावा फ्रेंच अनियन सूप आ जाता है, और क्रीम बेस्ड सूप्स होते हैं, कुछ क्रीमी सूप, कुछ पोरिज सूप्स होते हैं, और उसके अलावा टमाटो बेस्ड सूप्स हैं, कनकुसे सूप्स हैं। और जो आपके फार ईस्टर्न की साइड पे आ जाते हैं, मीन्स कि चाइनीज़ के अंदर अगर आप चलते जाते हैं तो चाइनीज़ के अंदर आपके काफ़ी हमारी शेफ़ स्पेशलिटीज़ के भी सूप्स होते हैं। इसके अलावा जो बेसिक सूप्स हैं लाइक अपना हॉट एंड सॉस सूप हो गया, ठीक है, टॉम यंग सूप हो गया, और चिकन कॉर्न सूप हो गया, टाइपैन सूप हो गया। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सूप्स, और इन्हें कैटेगराइज फिर उनकी कुजीन्स के रेफर से उसकी बेस क्या है उसके हिसाब से वो वेरी करते हैं। वेल बेस तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सूप्स की जो है वो मतलब एक ही तरह की होती है जी, कह सकते हैं, लेकिन कुछ सूप्स जो क्लियर सूप्स में आते हैं, क्लियर सूप्स जी, जिसके अंदर आपको एज ए थिकनिंग एजेंट कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके अंदर ना कि अगर आप वो फॉर ईस्टर्न सूप है तो उसके अंदर फॉर ईस्टर्न सूप में मोस्टली जो एज ए थिकनिंग एजेंट जो चाइनीज़ में डलता है वो कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है, ठीक है, थिक उसे थिकन उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक करने के लिए। इसके अलावा इसी तरह फॉर ईस्टर्न सूप के अंदर थाई कुजिन की बात लेते हैं, थाई के अंदर भी काफ़ी क्लियर सूप है, वियतनामी के अंदर भी काफ़ी क्लियर सूप्स हैं जिसके अंदर कोई थिकनिंग एजेंट नहीं डलता। और अगर हम कॉन्टिनेंटल साइड पे जाते हैं तो कॉन्टिनेंटल के अंदर जो है मोस्टली रू डाली जाती है,
ROUX, रू जो है एक फ्रेंच वर्ड है जो इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर और इक्वल क्वांटिटी ऑफ जो प्लेन फ्लावर है उससे मिक्स करके एक रू बनाई जाती है जो एक कहीं ना कहीं हमारी निहारी में भी डलती है। उसे वो अब अपने हम तो अपनी लोकल लैंग्वेज में उसे लवाब कहते हैं, लेकिन उधर फिर जब हम फ्रेंच कुजीन में चले जाते हैं उधर फिर वो रू कहलाती है और फिर उसकी भी डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, उसकी डिफरेंट टाइमिंग्स है पकाने की। फिर वो अपनी फिर ब्लेंड रू में आ जाती है, ब्राउन रू में आ जाती है, वाइट रू में आ जाती है। वो फिर डिफरेंट रेसिपीज़ के हिसाब से हम उसे एज ए थिकनिंग एजेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट सूप्स के अंदर। वेरी नाइस जनाब। तो हमने कुछ कैटेगराइज तो किया असफत ने सूप्स को, आप कुछ बेस के बारे में बात करेंगे कि सूप्स की बेस जो होती है वो किस तरह से बनाई जाती है। लेकिन एक ब्रेक के बाद जो बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो जाता है सच सवेरे के प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, खुश आमदीद कहेंगे आपको सच सवेरा के प्रोग्राम में। दिस इज़ मी संदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम की हमरा वेल। जनाब आज के इस प्रोग्राम में बात हो रही है कुछ इमेज बिल्डिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, आप अपने इमेज को तो इम्प्रूव करने में बड़ी कोशिशें करते हैं जनाब। कुछ लोग तो अपने बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हमारी रेपुटेशन, हमारा इमेज जो है हमारे सोशल सर्कल में, हमारे प्रोफेशनल सर्कल में, इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में और फैमिली फ्रेंड्स के आगे बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या आपने इतनी ही मेहनत कभी इतनी ही कोशिश की है बहैसियत पाकिस्तान के इमेज को इम्प्रूव करने में? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और अगर की है तो इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। जनाब कौन सी वो काविश थी जो आपने की है, और मज़ीद आपके पास क्या सजेशंस हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं आपके ख्याल में हम पाकिस्तान के इमेज को जो है बहैसियत पाकिस्तानी एज अ नेशन भी और एक मतलब एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से भी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी ही फील्ड्स को लेकर बात कीजिएगा या जनरली बात कीजिएगा, मगर बात कीजिएगा 0518466606 नंबर डायल करके। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 और 051 में लाइएगा। जनाब इसी वाले से बात हो रही है, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा प्रोफेसर हमाद बशीर साहब, इंटरनेशनल बिजनेस जिनका ताल्लुक़ है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट से भी मुंसलिक हैं और सोशल वेलफेयर का चूँकि काम करते हैं, इसलिए बहुत बेहतरीन जानते हैं कि किस तरह से हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को मजबूत करके जो है अपने इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके इस बात पे बात करने के अलावा जनाब इस टॉपिक की बात के अलावा बात हो रही है कुछ सूप्स के हवाले से, सर्दियों की सौगात और इंटरनेशनल नेशनल कुजीन्स के हवाले से बात करने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ असफत सलीम। वेल असफत से हम लोग बात कर रहे हैं जनाब सूप्स की कुछ टेक्निकलिटी से बात करेंगे, बेस पे बात करेंगे, और अगर आप भी सूप्स बनाने का बहुत शौक़ रखती हैं या रखते हैं तो भी सूप्स की कुछ नो हाउ मतलब बात करने के लिए, डूज एंड डोंट सूप्स के वाले से जानने के लिए आप असफत से भी बात कर सकते हैं। बढ़ेंगे हमाद बशीर साहब की जानिब। एक तो आपने बताया कि सर एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनली मजबूत करने के लिए। एजुकेशन के अलावा हमें किस चीज़ पर रोशनी डालने की ज़रूरत है? जी, जिस तरह एक तो मैंने बताया एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के अलावा जो इंस्टीट्यूशन, जिस तरह आपने कहा कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जो इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट एज इंस्टीट्यूशन भी आ जाती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस किस्म की होनी चाहिए कि मुल्क का इमेज जो है दूसरे लेवल पे दुनिया में अच्छा जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हमारे यहाँ लोगों को गवर्नमेंट से बहुत इतराज़ होता है, लेकिन मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल हमारे अपने तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जब भी इंटरनेशनल मसलों की बात होती है तो हमारी गवर्नमेंट का बड़ा एक रैशनल अप्रोच होती है, विच इज़ गुड। लेकिन क्योंकि लोगों के अपने इतने मसाइल हैं, उसकी वजह से एक इमेज जो जा रहा है और बॉम्बिंग की वजह से, टेररिज्म की वजह से वो बहुत नेगेटिव जा रहा है। तो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का रोल और भी बेहतर होना चाहिए रिगार्डिंग इमेज बिल्डिंग। इसके अलावा मीडिया का रोल जो है वो भी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे यहाँ मीडिया बहुत आज़ाद है, बहुत अच्छी खबरें देता है, मुल्क की अच्छी खबरें भी, लेकिन वो बुरी खबरें जो है वो ज़्यादा बुरी पे तो बात हम कैसे करें, क्योंकि ज़्यादा जो खबरें आती हैं वो इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन बहरहाल हकीकत की तस्वीर कशी करने की आज़रिस कोशिश की जा सकती है। और उसमें जापान एक ऐसा मुल्क है जिसकी पूरी दुनिया में जिसका बहुत अच्छा इमेज है, जापानी चीज़ों का, जापानी लोगों की एथिक्स का, उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस का पूरी दुनिया में एग्जांपल दी जाती है। कोई भी चीज़ जिस पे आ जाता है मेड इन जापान, तो वो
क्वालिटी का सिंबल Quality समझी का जाती symbol, very है। true, बहुत अच्छा exactly, इमेज exactly. है। और उन्होंने भी एक बहुत कम अरसे में एक ऐसा मुल्क था जो जिस पे एटम बम का अटैक भी हुआ 46 में, 1945 में, और फिर उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी डिस्ट्रॉय, लेकिन उन्होंने बड़ा जल्दी रिकवर किया। वो उसकी रीज़न अगर हम देखें तो एज अ नेशन उन्होंने राइज़ किया। उन सब ने, पूरे जापानीज़ कॉम ने अपने आप को एज अ नेशन प्रूव किया। आपस के उन्होंने जितने भी डिफरेंसेस थे, कम डिफरेंसेस थे या ज़्यादा थे उसको छोड़ें, लेकिन जितने भी डिफरेंसेस थे उसको उन्होंने मिनिमाइज़ किया और एज अ नेशन काम किया। अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को भुला के एज अ नेशन काम किया, और आज उनका इमेज देखें पूरी दुनिया में एक बहुत ही बेहतर इमेज है। एज अ सिंबल ऑफ क्वालिटी, बिजनेस एथिक्स के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से जापानीज़ कंपनीज जो है वो क्वालिटी का एक जो है सिंबल मानी जाती हैं। तो उन्होंने एक एज अ नेशन काम किया। तो हमें एक तो यूनाइटेड एज अ नेशन, तो एक और चीज़ जो इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि पीपल ऑफ दिस कंट्री, जो इस मुल्क के लोग हैं, दे शुड बी यूनाइटेड। वो मुत्तहिद होकर काम करें। आपस के मसाइल में अगर वो उलझे रहेंगे तो, आपस में लड़ते रहेंगे तो बाहर क्या इमेज रहेगा। और उसके अलावा एक और चीज़, जिस तरह रोल ऑफ मीडिया, पॉजिटिव और नेगेटिव खबरें दोनों, तो जापान वाले वहाँ पे नेगेटिव भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा बाहर प्रमोट नहीं की जाती। जिस तरह एक लास्ट ईयर जापान ऐसा मुल्क भी है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ लोग करते हैं। कोई पिछले साल एस्टिमेट, उसके बहुत सारी रीज़न है, तो 30,000 लोगों ने खुदकुशियाँ की एक साल में। तो अब लेकिन उनकी इस खबर को जो है वो उनके मीडिया बहुत ज़्यादा ओवर प्रोजेक्ट नहीं करता। उनके जो खुदकुशियाँ करने की बहुत सारी वजूहात हैं। वहाँ पे उनके एक तो कल्चर इस किस्म का है, लोग कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद है वो मुल्क की इकॉनमी के लिए काम करना, और जब हम इस काबिल नहीं है कि अपनी मुल्क की इकॉनमी के लिए काम कर सकें या कंट्रीब्यूट कर सकें तो वो खुदकुशियाँ कर लेते हैं। और इस तरह के उनके कंसेप्ट जी तो ये उनका एक कंसेप्ट है, जापानीज़ कंसेप्ट। अब 30,000 के करीब वहाँ पे खुदकुशियाँ हुई एक साल में, जो जिसकी रिपोर्ट नहीं हुई, ये अनऑफिशियल ज़राए से है। अब ये इसको इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता हैं, क्योंकि उनका जो जापानीज़ मीडिया है वो इसे ओवर प्रोजेक्ट नहीं करता। और भी वहाँ पे बहुत सारी कुछ इस तरह की नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन वो से ओवर प्रोजेक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका मीडिया जो है वो कहता है कि हम जो चीज़ इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट करेंगे या लोकल मीडिया में, उससे मुल्क के इमेज पे क्या नेगेटिव और पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो ये है, ये एक रीज़न है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन, कि वो किस तरह एक मुल्क की इमेज बिल्डिंग में एक अपना एक इंतहाई मौसर किरदार अदा कर सकता है। और जापान में लोगों की एक और चीज़ ये कि उनकी क्वालिटी, बीइंग एन ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट लोग होते हैं। तो एक उनके कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरह मैंने बताया, पूरी नेशन को एज ए नेशन उन्होंने काम किया, अपना इमेज किया, अपने आप को इम्प्रूव किया। ऑनेस्टी उनकी पूरी दुनिया में मानी जाती है। हालांकि ये तो मुसलमान का तुर्रा इम्तियाज़ था, ऑनेस्टी, लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमसे चुरा लिया गया, लेकिन हमने खुद दूसरों को प्लेट में रख के पेश कर दिया और हम खुद उससे महरूम हो गए। और जनाब, जब आपने जिस तरह कहा, लुक एट देयर मेंटल अप्रोच, मतलब हमारा डिफरेंस कितना है। हम लोग, हमारे यहाँ खुदकुशियाँ क्यों जाती हैं? अगर कोई इंसान अपने और अपने घर वालों के लिए कुछ ना कर सके तो वो खुदकुशी कर लेता है। और जो जापानीज़ जो हैं, अगर अपने अपने मुल्क के लिए कुछ ना कर सके तो खुदकुशी करते हैं। आई मीन, जिस मुल्क के लोगों का लेवल ऑफ सिंसेरिटी, लॉयल्टी इतना ज़्यादा पीक पर होगा अपने मुल्क के साथ, तो वो मुल्क क्यों ना तरक्की करे फिर। जी, तो ये लॉयल्टी और इसी ऑनेस्टी की बेसिकली हमें अशद ज़रूरत है, जो कि था तो किसी ज़माने में मुसलमान का ही तौर इम्तियाज़, लेकिन हमें ख़ुद को जो है दोबारा से उस चीज़ के रिवाइवल की ज़रूरत है। हम लोग अक्सर प्रोग्राम में बात करते हैं जनाब कि रिटायर हो चुका है पुराना सिस्टम, तो जो नया सिस्टम हम लोग लॉन्च करने की फ़िलहाल तो बातें कर रहे हैं और कुछ किसी हद तक कोशिशें भी कर रहे हैं। अल्लाह हमें इस कोशिश में भी कामयाब करें इंशाल्लाह। सो इस नए सिस्टम की मत को इम्प्लीमेंट करते हुए जनाब, सच्चाई और लॉयल्टी जो है, अगर इसकी बुनियादों की मिट्टी में जो है अगर हम वो दें तो अल्लाह करे जनाब के जो फल फूल होंगे वो इसी पर बेस करते होंगे। फल फूलों की अब कुछ बात हो पड़ी है तो सब्जियों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल सूप जो हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा शौक से पिए जाते हैं। तो सूप्स के हवाले से बात करने के लिए बढ़ेंगे शेफ़ असवद की जानिब। असवद, काइंडली बताइएगा, क्लियर सूप्स के अलावा बाकी जितने भी ऑल टाइप ऑफ सूप्स होते हैं उनकी बेस कैसे बनाई जाती है? वेल, मोस्टली बेस जो होती है वो स्टॉक से बनती है, ठीक है। लेकिन जब वेजिटेबल्स, चिकन स्टॉक्स या फिर ये आपकी कोई भी रेड मीट की स्टॉक्स भी हो सकती हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा सूप बना रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि बेस की, इसके अलावा जो बेसिस होती हैं इसकी वेरी करती हैं। अगर आप वेजिटेबल सूप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वेजिटेबल स्टॉक उससे मोस्टली यूज़ होती हैं।
बट लोगों ने आजकल हाउस होल्ड्स में उनका एक बड़ा ट्रेंड हो गया है कि वो जो चिकन क्यूब्स वगैरह जिसके अंदर आपका MSG काफ़ी कंटेंट ज़्यादा होता है, किस चीज़ का? MSG का अमोनियम सोडियम मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो आपका चाइनीज साल्ट है वो उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो टेस्ट इन्हेंसमेंट के लिए वो लोग जो है ये एक्स्ट्रा एडिशनल ये चीज़ें डालते हैं जो जिसका एक्सेस जो है हमारे जो कैंसर का बायस बनता है। और उसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है काफ़ी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में। इवन कि अभी हमारे जो चौधरी निसाब साहब हैं उन्होंने भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन की है कि जहाँ पे ये MSG यहाँ पे यूज़ हो रहा है जिन रेस्टोरेंट्स में जिन होटल्स के अंदर, तो वहाँ पे ये सख्त बैन है प्लेंटी Chinese salt। जी चाइनीज सॉल्ट पे। और बिकॉज इसकी काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं, सोडियम की फॉर्म में है और काफ़ी ज़्यादा और भी डिसएडवांटेजेस हैं ये। और इसके अलावा ये कि और हमें जो बोन्स से हमने सूप जो आपकी यखनी बनानी है जिसे स्टॉक कहते हैं, जिसे ब्रॉथ भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है उसके, तो हमेशा वो जो स्टॉक है वो हमेशा जॉइंट्स की बोन की बनाए। ठीक है, जो जॉइंट्स की बोन होती है उसके अंदर जो जेलिटन है या अर्क है वो ज़्यादा होता है नेचुरली। हाँ, जो जॉइंट कौन सी हो गई, आपकी थाई आपकी लेग का जॉइंट हो गया, आपके विंग का जॉइंट हो गया। ठीक है, इनकी जब भी आप स्टॉक बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक रिच बनेंगी। आपके नहीं चिकन की? चिकन की थाई होगी। इवन कि आप अगर मटन की ले रहे हैं, मटन की भी आप उसकी बना सकते हैं। लेकिन जॉइंट्स का बनाइए। जॉइंट्स के जो भी जॉइंट्स की बोन होती है उसके अंदर अर्क ज़्यादा होता है, उसके जेलिटिन ज़्यादा होता है उसके अंदर। और ये बेसिस हैं। उसके अलावा फिर वेरी करता है कि आप कौन सा सूप बना रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर आप कौन सा थिकनिंग एजेंट डाल रहे हैं। बेस किस तरह बनाई जाए? वेल, जॉइंट्स की बोन्स को आपने मैक्सिमम तकरीबन 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स मिनिमम पकाना है तकरीबन। ठीक है, उसका सही तरह स्टॉक निकला है। फिर आप उन स्टॉक्स को बेशक आप प्रिजर्व कर लें, टिन में आप उसे फ्रोज़न फॉर्म में रख लें। जब भी आपने बनाना हो सूप आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, देखिए जैसे आप कैबिज डाल रहे हैं, मोस्टली हॉट एंड सॉल्ट सूप में कैबिज यूज़ होती है। तो कैबिज करते क्या है, मैंने घरों में भी देखा है, मोस्टली लोगों को देखा है, वो कैबिज डाल के उसे इतना पकाते हैं कि कैबिज का एक तुर्शपन होता है कैबिज के अंदर। ठीक है, और वो मज़े का लगता है, वो फिर ख़राब कर देता है सूप को। ठीक है, उसका जो तुर्शपन है अगर आप उसे मैक्सिमम पकाओगे, ठीक है, उसके अंदर जितना तुर्शपन है, थोड़ा क्रंची तो मज़े का लगता है, लेकिन क्रंची जब उसे आप मैक्सिमम हो तो जब काफ़ी देर तक हो तो क्रंची तो नहीं रहेगा ना, उसका अंदर का तुर्शपन है। हमारे रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा होता है, हम एट द एंड कभी भी कैबेज किसी भी सूप में यूज़ कर रहे हैं तो एट द एंड डालेंगे उसे, एट द एंड डालेंगे। बस थोड़ा सा उसे हल्का सा आपने हीटअप किया, देन आपने निकाले, इसलिए कि उसका जितना टेस्ट अगर बाहर आ गया तो वो सूप को ख़राब कर देगा। और वैसे भी ओवरकुक करने से आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बेस तो यही है। उसके अलावा फिर आप यही है कि आप कौन सा सूप बना रहे हैं। जैसे अब हम फ्रेंच ऑनियन सूप की बात करते हैं, फ्रेंच ऑनियन सूप के अंदर हमें रू डलती है। और इसके अलावा हम जो आपकी ये क्रीमी सूप है उसके अंदर ब्लेंड रू डलती है उसकी बेस के अंदर। और इसके अलावा जो मिनेस्ट्रोने इटालियन सूप है उसके अंदर कोई रू कोई किसी किस्म का थिकनिंग एजेंट नहीं डलता, बिकॉज उसके अंदर टमाटो पेस्ट डलता है जो उसे थिक कर देता है। ठीक है, वेल जनाब, ये तो कुछ बेस थी जो कि ऑलमोस्ट सेम होती है। उस पर मजीद अब डिटेल से असफत से रेसिपीज़ जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ असफत का साथ जो है वो 12 बजे तक है कि क्या रेसिपीज़ होती है। तो बहुत सारी रेसिपीज़ आपको लेके देंगे। इस वक्त से आप भी कुछ जानना चाहें तो 051846606 नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। और जनाब हमाद बशीर साहब का साथ जो है वो मुख्तसर रह गए हमारे साथ, तो इसलिए इनसे बात करेंगे कुछ इमेज बिल्डिंग के हवाले से। आपने कुछ एजुकेशन की बात की, कुछ ऑनेस्टी की बात की, कुछ इंस्टीट्यूशनल और आपस में इंटीग्रिटी की बात की। उसके अलावा इंटरनली एक्सटर्नली आप ज़रा मोटे मोटे पॉइंट्स हाईलाइट कर दीजिए। जिस तरह एक तो मैंने बात की इमेज बिल्डिंग में सबसे अहम रोल एजुकेशन का है। एजुकेशन के अलावा इंस्टीट्यूशंस का रोल, बीइंग रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ मीडिया बहुत अहम है, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही डिफरेंट खबरें, जो हर किस्म की खबरें हैं वो इंटरनेशनल लोगों को एक्सपोजर मिलता है, और वही एक इमेज बिल्डिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है। एंड वी आर बिकमिंग व्हाट वी सी, रीड एंड वॉच, जो कि हम लोग देखते पढ़ते हैं। जी एग्जैक्टली, हम वो बन जाते हैं कुछ बन जाते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जापान की एग्जांपल दी कि एज अ नेशन उन्होंने अपनी ऑनेस्टी, अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो बिजनेस डीलिंग्स में, और उससे प्रूव किया कि वो एक नेशन है, वो एक खालिसतन एक कौम है, और कौम की हैसियत से काम करते हैं, अपने मुल्क के इस जज्बे के तहत कि अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत अहम रोल है वो मीडिया के अलावा आम पब्लिक का। जनरल पब्लिक जो बाहर के मुल्कों में जाती है, वो एक्चुअली हर बंदा जो है वो पाकिस्तान का सफ़ीर होता है, वो एम्बेसडर होता है। तो उसकी जो एक हरकत होती हैं, या जो उसकी जो एक मूवमेंट होती है, जो उसकी जो तहजीब होती है, वो ज़ाहिर करती है पूरे इस मुल्क का इमेज। तो अगर यहाँ से पाकिस्तान से अक्सर लोग बाहर जाते हैं और वो इस किस्म के काम करते हैं जिससे मुल्क का इमेज ख़राब होता है, जिस तरह कुछ छोटी मोटी दुकान में चोरी कर ली, या जिस तरह वहाँ पे एक रूल है कि
आप एयरपोर्ट पे और हर जगह एक लाइन लगाई जाती है, तो लाइन को क्रॉस करना वहाँ पे बहुत ही बदतहजीबी की बात समझी जाती है बहुत सारे मुल्कों में। हमारे मुल्क के लोग तो आते ही नहीं है इस जी, चीज़ की। तो हमारे मुल्क के लोग वहाँ पे जाके भी लाइन तोड़ने की कोशिश करना या इस तरह करना, तो वो इसमें एक बहुत ही इसका एक बुरा असर पड़ता है। एग्जैक्टली देखें, एक आम आदमी, एक लेमैन भी जब बाहर जाता है तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है पाकिस्तान का। जी। उसके हरकत सकनात जो है वो पूरी कौम के हरकत सकनात जी बिल्कुल। समझे जाते हैं। जी, आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दूँ। मैं एक दुबई एयरपोर्ट से वापस पाकिस्तान आ रहा था, तो दुबई एयरपोर्ट पे मैं उस काउंटर पहुंचा एमिरेट्स के, जहां पे पाकिस्तान की फ़्लाइट थी। तो वहाँ पे मैं देखा जो उनका स्टाफ था, उन्होंने उनके पास आया कि इस काउंटर पे पाकिस्तान की फ़्लाइट है, कराची की फ़्लाइट है। तो उन्होंने बहुत एक मुंह बनाया, ओह कि एक पाकिस्तान की फ़्लाइट आ गई। तो मैं थोड़ा सा इस बात पे अनॉय हुआ कि उन्होंने ऐसे क्यों हरकत की। फिर मैं सोचा मैं इनसे जाके पूछूं कि इस तरह की ये क्यों करें। तो अब मैं उनके पास जा रहा था, तो इतने पाकिस्तानियों की लाइन बननी शुरू हो गई। तो वो लाइन क्या थी, वो एक तरह से एक हजूम था, हसल वसल। तो फिर मेरे पूछने के बगैर मुझे आंसर मिल गया कि वो क्यों मुंह बना रहे हैं। तो अब अगर कोई बंदा वो कह रहा है, तो वो तो उन लोगों को देख रहे हैं जो एक पाकिस्तान जाने के लिए लाइन जिनको बनानी चाहिए, और वो लाइन बनाने के अलावा वो धक्कम पेल में लगे हैं और एकदम से आ गए हैं। तो अब मुझे तो आंसर उसके मिल गया। मुझसे उनसे पूछने की कि मैंने कहा पूछ के तो शर्मिंदगी होगी। वो कहेंगे आप खुद ही देख लें कि हम क्यों इस तरह का कह रहे हैं। तो बेसिकली ये लोगों का, आम जनरल पब्लिक का जो एक रवैया है, जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं, ना सिर्फ बाहर जाते हैं, जब अपने मुल्क में होते हैं, तो वो भी उनके एक इमेज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आके देखे बाहर वाला कि हमारे यहाँ के ट्रैफिक की क्या बेहंगम सूरत हाल है, या आम लोगों का जनरल एटीट्यूड क्या है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम होती हैं। और दूसरी ये कि हमारे यहाँ अक्सर लोग बड़ी जल्दी जो है टेम्पर लूज़ कर देते हैं। ये पेशेंस की भी हमारे यहाँ कमी है। इसमें एक पिछले दिनों एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रिसर्च हुई थी टर्की में। तो एक साहब ने, टर्किश थे, उन्होंने ये एक थ्योरी दी, एक पाकिस्तानी बैठे हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि ये हम, क्योंकि टर्की वाले जो है, हम कभी एक महकूम कौम नहीं रहे, हम पे किसी ने हुकूमत नहीं की, तो हम शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हैं, हम जो है बड़े कूल माइंडेड हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, ये एक महकूम कौमें रही हैं एक ज़माने में, 50 साल पहले, 60 साल पहले इन पे किसी एक थर्ड पार्टी ने हुकूमत की। तो ये जो है, जो महकूम कौमें रहती हैं, वो जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर जाती हैं, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी साहब थे, उन्होंने कहा कि हाँ, वैसे बात जो है ये तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात सुन के मुझे गुस्सा बहुत आया। तो अब जो उन्होंने इस बात का सबूत दे दिया कि वाकई में हम टेम्पर लूज कर जाते हैं। तो उनकी जो रिसर्च थी वो उसी वक्त प्रूव हो गई पाकिस्तानियों के मुतालिक या इस कॉन्टिनेंट के मुतालिक कि वो जो है जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत ही कोई ढंग की बात उन्होंने कहनी होगी, तो मैं भी जरा ज़्यादा कॉन्शियस होकर सुनने के लिए। ये एक्चुअली रिकॉर्डेड है उस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आया आपकी इस बात सुन के। तो ये जिस तरह हर बंदा जो भी किसी फोरम पे जा रहा है, वो मुल्क का सफ़ीर है, उसकी जो हरकत और सकनात हैं वो एक मुल्क का जो एक तासुर है वही पेश करती हैं। एग्जैक्टली। सो बी केयरफुल पीपल, जब भी आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, पाकिस्तान का इमेज जो है, और पाकिस्तान के आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक सफ़ीर होते हैं, सो वो मतलब लाइन में खड़े होना तो बहुत ही छोटी सी बात है, उससे लेकर हर बड़ी बात के लिए, ताकि लोग जो है वो खुशी से वार्मली वेलकम करें। अच्छा, पाकिस्तान से फ़्लाइट है रही है, तो अल्लाह करे जनाब के वक्त भी आए कि पाकिस्तान से जब लोगों की आमद का सुनकर जो है लोग बहुत खुश हो जाएँ। और हाँ, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है छोटी मोटी चोरी डकैती से, छोटी मोटी बातों से कि लाइन में नहीं लगना है। आप अब ना सिर्फ अपना इमेज बल्कि ऑटोमेटिकली अपने मुल्क का इमेज जो है वो ख़राब करते हैं। बाकी वो लोग जो हमें देख रहे हैं जनाब, छोटी बड़ी कोई भी बात अगर आपके माइंड में इस वक्त है, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। डू एक्सप्रेस, हम हमेशा कहते हैं जनाब, गिव योर फीलिंग्स इन एक्सप्रेशन। तो हम आपको जनाब आज सत्सर के तवस्सुक से मौका फराहम कर रहे हैं। 0518466606 नंबर डायल करके आप जो हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले मैं हमाद बशीर साहब से जानना चाहूँगी कि लास्ट फ्यू वर्ड्स के तौर पर हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जिस तरह बहुत सारे पहलुओं का जिक्र किया कि हम किस तरह मुल्क का एक तासुर है पूरी दुनिया के मुकाबले में वो बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें हर बंदे को इंडिविजुअली सोचना है, अपने आप में बेहतरी लानी है। जब तक आप अपने आप में बेहतरी नहीं लाएंगे, मुल्क की बेहतरी नहीं होगी। तो हर इंडिविजुअल को, बजाय इसके कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहें, दूसरों पे तनकीद करते रहें, तनकीद करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें
अपने आप से, जिस तरह आजकल पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, और ग्लोबलाइजेशन में एक चीज़ है तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड, बस उसमें यही कहा जाता है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, और लोकली आप उसी वक्त काम कर सकते हैं। जी, आप लोकली उस वक्त काम कर सकते हैं जब आप अपने आप से शुरू करें। जब आप अपने आप की बेहतरी करेंगे तो उससे बेहतरी आएगी, क्योंकि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, आप एक पाकिस्तानी हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपका जो इमेज है वो पूरे पाकिस्तान का इमेज है। तो इमेज बिल्डिंग के हवाले से इंडिविजुअल्स का रोल इम्प्रूव करना है, और इंडिविजुअल जिस भी कैपेसिटी में है और जिस भी शोबे पे हैं या जिस भी ओहदे पे हैं, वो इस मुल्क के सफ़ीर हैं, इस मुल्क का तासुर पूरी दुनिया के सामने क्रिएट करने में या तासुर पैदा करने में वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, ये बात बाहर आप रटते तो हैं, लेकिन इसको आप ज़हन नशीन रखिएगा पीपल। थैंक यू सो मच हमाद बशीर साहब फॉर जस्ट नाइस मैसेज एंड योर टाइम, कि आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया और इतनी सी डिस्कशन आपके साथ रही। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। वेल, असवद सलीम का हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद भी, और मज़ीद कुछ जानेंगे। सूप्स की रेसिपी आपको लेकर देंगे। आप भी अगर सूप को घर में बनाती हैं, ट्राई करती हैं, अगर सही नहीं बनते तो क्यों नहीं सही बनते, अगर बहुत अच्छे बनते तो लाजमी शेयर कीजिएगा रेसिपीज़। लेकिन एक ब्रेक के बाद सच सवेरा के प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, आपको रीज्वाइन करेंगे। सच सवेरा के साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, सच सवेरा का प्रोग्राम समस्त मुस्तकी मैं हूँ आपके साथ, सच सवेरा टीम के हमरा। आज के मॉर्निंग शो में जनाब कुछ बात की हमने, और बात कर रहे हैं पाकिस्तानी इमेज बिल्डिंग के हवाले से। हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इमेज एट इंटरनेशनल लेवल। हम किस तरह से अपने इमेज को, अपनी रेपुटेशन को, अपनी इमेज रेपुटेशन की जितनी परवाह करते हैं, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी अपने मुल्क की इमेज रेपुटेशन को किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर हो रही है बात। और आपको भी वार्मली वेलकम कहेंगे अपने इस मॉर्निंग शो में। 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल कीजिएगा। वेल, इसके अलावा जनाब बात हो रही है, शेफ़ असफद हमारे साथ मौजूद है, शेफ़ असफद सलीम, और मज़े की कॉर्न सूप्स की मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सूप्स की रेसिपीज़ आज मसवद से लेने, कुछ टेक्नोलॉजीज़ पे, कुछ बेस से बात की। अब डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज़ पे बात करेंगे। और शफसवत से बात करने के अलावा हमारे साथ अभी स्टूडियोज़ में हमें जिन शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो है जनाब डॉक्टर एलिज़ाबेथ स्टीफन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर एलिज़ाबेथ, आपको हम लोग वार्मली वेलकम कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में अपने स्टूडियोज़ में। और डॉक्टर एलिज़ाबेथ जो है PhD इन एपीकल्चर बी कीपिंग में इनकी स्पेशलाइजेशन है, एज डायरेक्टर ऑफ हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एज प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर NARC इस्लामाबाद से इनका है ताल्लुक। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से तशरीफ़ लाई हैं। और जब बी कीपिंग की बात की जाए, यानी कि शहद की मक्खियों के मतलब उस हवाले से इनकी स्पेशलाइजेशन है, PhD स्कॉलर हैं कि किस तरह से बी कीपिंग मतलब की जा सकती है हाउस होल्ड घरेलू सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी, और कहाँ कितना NARC अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इस हवाले से बात होगी। आप लोग भी अगर कुछ जानने में इंटरेस्टेड हो इस हवाले से, यू आर मच मोर देन वेलकम टू आस्क 0518466606 नंबर करके पूछेंगे। वेल, बी कीपिंग की बात करने के लिए बैठते हैं डॉक्टर एलिज़ाबेथ स्टीफन साहिबा के जाने। डॉक्टर स्टीफन साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे पहले इंपॉर्टेंस के हवाले से कि कितनी अहमियत है बी कीपिंग की हमारे मुल्क में, क्योंकि हम अपने मुल्क ही के इमेज बिल्डिंग के हवाले से आज बात हो रही है। सो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इस हवाले से? क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसके हवाले से ये कहना चाहूँगी कि मुख्तलिफ आबो हवा हैं, और मुख्तलिफ आबो हवा की वजह से मुख्तलिफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह हैं, और हमारी वाइल्ड बी प्लांटेशन है, जिसकी वजह से हम शहद की मक्खियों को बड़ आसानी से उनको पाल सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के शहद हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि शहद की मक्खी शहद हमें देती है, बल्कि एक अमले ज़ीरगी एक अमल करती है पौधों में, जो जिनकी वजह से उनकी रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि वो पौधे अगले फ्यूचर के लिए वो उनकी तनाव होता है। तो इसकी वजह से मतलब वो जो पॉलिनेशन करती है उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, सीड्स बनाते हैं और फ्रूट अच्छा बनता है, यानी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, पैदावार बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसकी वजह से एपीकल्चर इसका ख़ास कंपोनेंट है। अगर ये ना हो तो आपके पौधे जो हैं वो अच्छी तरह से उनकी पैदावार नहीं हो सकती। तो पॉलिनेशन इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है, यानी जितनी शहद हासिल करता है एक बी कीपर
अपने मक्खियों से, उससे 100 गुना जो है वो एक फार्मर को, एक किसान को फ़ायदा पहुंचाता है वो शहद की मक्खियाँ पाल के। तो ये इम्पोर्टेंस है उसकी। एग्जैक्टली, अल्टीमेटली फ़ायदा जो होता है वो किसान को होता है, वो लेबर को होता है। सो कम्युनिटी लेवल पर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है NARC, मतलब ओवरऑल बी कीपिंग इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में, वो फार्मर को किस तरह से और कितना फैसिलिटेट कर रही है? यानी कि जब हमने बी कीपिंग शुरू की थी आज से 30 साल पहले कमर्शियल बेसिस पर, तो उस वक्त पाकिस्तान में पहाड़ी मक्खी के साथ शहद की मक्खियाँ पाली जाती थी, यानी मगज़बानी होती थी। लेकिन हमने इंट्रोड्यूस की है ये एग्जॉटिक बी, जिसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं, जिसकी शहद की पैदावार की सलाहियत जो है वो पहाड़ी मक्खी से कोई 4 गुना ज़्यादा है। यानी अगर 10 किलो हम ले सकते हैं सालाना पहाड़ी मक्खी से, तो इससे हम 40 किलो या 30 किलो तक ले सकते हैं। तो इस हवाले से अब हमारे पास जो है मुल्क में कोई 4 लाख कॉलोनीज़ हैं शहद की मक्खियों की, और कोई 4000 जो है बी कीपर जो है वो हमसे ट्रेनिंग लेके उन्होंने इस वक्त बी कीपिंग कर रहे हैं। 4000 बी कीपर्स ने आपसे ट्रेनिंग दी है। दैट्स हाँ। एक्सट्रीमली अप्रिशिएटिंग। वेल जनाब, अगर आप लोग भी इस हवाले से कुछ जानना चाहें, क्योंकि ये एक नया एस्पेक्ट है जिस पर आज हम सबसे सवेरे के तवज्जुह से रोशनी डाल रहे हैं, बी कीपिंग इंडस्ट्री को किस तरह से मज़ीद फ्लरिश कर सकते हैं और अभी जिस करंट पोजीशन में इसको मज़ीद किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, और NARC इसकी इंप्रूवमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जाने के लिए कॉल कर सकते हैं 0518466606 से डायल करके। इसके अलावा जनाब, अगर आप सूप्स बनाने या खाने के हैं बहुत ज़्यादा शौकीन, तो घर में सूप्स को किस तरह से बनाया जाता है, अगर कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो कौन सी कमी बेशी होती है, उसको कैसे पूरा किया जाए, जाने के लिए बढ़ते हैं शेफ़ असफद के जानिब। असफद, आप काइंडली हमें जो है वो आप पर्टिकुलर रेसिपीज़ बताइएगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो हमारे चिकन कॉर्न सूप, चिकन वेजिटेबल सूप जो है हमारे बहुत शौक से पिया जाता है, तो चिकन कॉर्न सूप या चिकन वेजिटेबल में से किसी एक की रेसिपी बताइएगा। चिकन कॉर्न सूप के लिए हम सबसे पहले देखिए, मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसकी मेजरमेंट, उसकी बैलेंसमेंट किस तरह करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक वर्बली में एक ओवरव्यू दे दूंगा। वो ये कि आपने स्टॉक लेनी है, चिकन स्टॉक बोन्स की बनी हुई, ठीक है। उसे जस्ट आपने पोर करना है अपनी वॉक के अंदर, कढ़ाई में, जो भी आपका पॉट होगा उसके अंदर, और फिर देन आफ्टर दैट आपने उसके अंदर थोड़े से कॉर्न्स जो हैं, छल्ली के दाने, ठीक है, बॉइल्ड हुए हुए, मैश अप हुए हुए, थोड़े से उसका थोड़ा सा ना रफली मैशअप हो, ठीक है, उसके अंदर थोड़े से चंक्स हों उसके, वो आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून 500 ml के अंदर डालना है उसके अंदर, और 2 टेबल स्पून आपने ये डालने हैं। फिर आफ्टर डैट आपने उसके अंदर बॉइल्ड हुई चिकन के जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं चिकन स्ट्राइप्स फॉर्म में, वो डालनी है, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कितनी क्वांटिटी में चिकन डाल दें, लेकिन थोड़ा ही कम, बहुत हैवी ना कीजिएगा सूप को। देन आफ्टर डैट उसके अंदर आपने चाइनीज़ वाटर चेस्टनट्स, जिसे आप सिंघाड़े कहते हैं, बॉयल करके सिंघाड़े जो आजकल हमारी ये विंटर में बड़े कॉमनली आपको स्ट्रीट्स में भी आपको मिल रहे होंगे, उसे बॉयल कर लें। देन आफ्टर उसका जो वाइट पार्ट है चाइनीज़ वाटर चेस्टनट्स का, वो निकाल लें। उसे थोड़े से वो आपने 2 टेबल स्पून आपने वो चॉप करके डालने हैं उसके अंदर, चॉप करके डालने हैं बॉइल्ड हुए। देन आफ्टर डैट आपने उसके अंदर फिर आपने सीजनिंग करनी है। सीजनिंग किसी की करनी है ब्लैक पेपर, either you can add the white pepper as well। white pepper पाउडर डाल दें या फिर ब्लैक और वाइट। हाँ, लेकिन हम जो रेस्टोरेंट में वो वाइट पेपर डालते हैं बिकॉज उसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो। वाइट पेपर पाउडर डालते हैं। फिर चिकन पाउडर डालते हैं 1.5 टेबल स्पून तकरीबन उसके में जाएगा 500 ml के अंदर। देन आफ्टर डैट आपने उसके अंदर डालना है साल्ट डालना है, और थोड़ा सा रेगुलर साल्ट डालिएगा, और साथ उसके अंदर चीनी डालनी है तकरीबन 2 टेबल स्पून। चीनी होती है वैसे कैटलिस्ट काम करती है, बाकी चीज़ों का टेस्ट एनहांस करती है एग्जैक्टली, ठीक है। ये डाल के फिर आपने उसे थोड़ा सा हल्का सा बॉयल, जैसे बॉइलिंग पे आएगा देन एट द एंड आपने उसके अंदर चिकन कॉर्नफ्लोर लगाना है। कॉर्नफ्लोर भिगो के पानी के अंदर उसे मिक्सअप करके देन आपने वो स्लोली ग्रेजुअली आपने उसके अंदर पोर करना है, और जब ये आप कॉर्नफ्लोर लगा देंगे उसके अंदर या डाल देंगे, उसके बाद आपने जाके एग वाइट या पूरा एग को विप करके आपने थोड़ा सा पोर करना है, और फिर थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर 2 सेकेंड्स के लिए आपने उसे छोड़ना है। फिर आपने उसके अंदर लेडल या फिर कोई भी चीज़ से आप पका रहे हैं, स्पैचुला उसे रोटेट करना है। अच्छा, जो लोग गलती करते हैं हाथ डाल रहे हैं, चम्मच चला रहे हैं, थोड़ी देर छोड़ना है कि उसके अंदर थोड़े से बड़े रेशे या फाइबर्स, थोड़े एग वाइट के या पूरे एग के, मोस्टली वैसे एग वाइट डाली जाती है, और ये आपने कॉर्नफ्लोर डालने के बाद डालनी है, उससे पहले नहीं डालनी, ठीक है। और कॉर्नफ्लोर को भी पकाना है। मोस्टली होता है क्या है कि हम चिकन कॉर्न सूप बना लेते हैं, चिकन कॉर्न सूप के थोड़ी देर बाद वो सारा कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है और बिल्कुल पानी रह जाता है, उसकी जो थिकनिंग होती है वो रहती ही नहीं है,
बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। वो उसका जो मेन मसला होता है वो यही होता है कि आप सीजनिंग के बाद आपने कॉर्नफ्लोर डाला ना? जी, सीजनिंग करने के बाद हमने कॉर्नफ्लोर डाला और कॉर्नफ्लोर उसे डाला। पकाना है कॉर्नफ्लोर को थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट 4 मिनट में वो पक जाएगा। फिर वो उसकी थिकनेस जो कंसिस्टेंसी है वो उसकी प्रोमिनेंट होगी। देन आफ्टर दैट उसके अंदर आपने वाइट अपना एग योग या एग वाइट डालनी ये है। पूरा एग ले लें? बिल्कुल पूरा एग ले लें आप। यूजुअली हमारे यहाँ घरों में जो लेकिन पूरा एग ही बिलीव करके करें कि डाला आप जाता अगर है। इसके चाइनीज वाटर चेस्टनट्स डालेंगे जो सिंघाड़े होते हैं, आउटस्टैंडिंग टेस्ट का डेवलप होता है उसके साथ। ये आपने एक नई चीज़ बताई, और और ये वो चीज़ें जो आप कह रहे थे लोग मिस कर जाते हैं। ये लोग मिस कर जाते हैं। लोगों ये बहुत जो एक्सट्रीम लेवल के शेफ्स हैं ना, उन्हें ये चीज़ें पता है कि इसके याद चाइनीज होती वाटर हैं। चेस्टनट्स भी डलते हैं। ऐसे Exactly. मैंने मोस्टली मीडिया में भी देखा है, कोई लोग ये नहीं नहीं डाल डालते। रहे और जनाब सिंघाड़ों का वैसे इस्तेमाल कब किया जाता है, और यूजुअली नहीं इतनी लिफ्ट कराई जाती, लेकिन जनाब क्या कहने, चेस्टनट्स के जब सूप में डालें तो उसको मतलब टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है। जनाब मज़ेदार सी मज़ीद रेसिपीज शेफ असफत से आपको लेकर देंगे, लेकिन इस वक्त सच सवेरा के प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने दोनों गेस्ट के साथ आपको रीजॉइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, खुश आमदीद जी। आई एम बेहतर शाइन सच सवेरा का आपका अपना प्रोग्राम। मैं हूं संदस मुस्तकीम, आपके अपनी हो सच सवेरा टीम के हमरा। वेल जनाब, बात होगी जब सच की तो फिर अपनायत की बात तो ऑटोमेटिकली होगी। तभी तो इतनी अपनायत से आपको वार्मली वेलकम कहते हैं जनाब कि कॉल करें, नंबर डायल करें और हमारे साथ बात करें। 05184666606 नंबर डायल कीजिएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करें तो 051, पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल कीजिएगा। शेफ असफत से बात कर रहे हैं हम, कुछ सूप्स के हवाले से मज़े की रेसिपीज़ लेकर दे रहे हैं। अगर आप घर में बनाती हैं सूप्स या बनाते हैं, कहीं वो कमी बेशी रह जाती है, कुछ टेक्निकली आपको नहीं मालूम, जिसमें अभी हमने चेस्टनट्स का पता चला जनाब कि वैसे हम सिंघाड़े नहीं शौक से खाते, लेकिन सूप्स में इतना मज़े का फ्लेवर जो है वो ऐड ऑन करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आई पर्सनली डिडंट नो इट बिफोर। सो अगर आप लोगों को भी नहीं मालूम था और अगर आप मज़ीद इस तरह की कुछ सीक्रेट रेसिपीज़ जानने में इंटरेस्टेड हो तो शेफ असफत से बात कर सकते हैं। सूप्स के हवाले से आज बात हो रही है और हमारे साथ गेस्ट वन तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एलिज़ाबेथ स्टीफन साहिबा। डॉक्टर एलिज़ाबेथ जो है PhD स्कॉलर हैं, NRC से इनका ताल्लुक़ है। हनी बी में जो है एपीकल्चर में इनकी स्पेशलाइजेशन है। हनी बी कीपिंग के हवाले से इनसे बात हो रही है। इंपॉर्टेंस आपने बताई कि कितनी और फार्मर्स को किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। अब कहीं नहीं कुछ क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर भी जो है रोशनी आ रही है, लेकिन एक कॉलर को अटेंड करने के बाद लेट्स चेक इट आउट कौन हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद इशफाक मलिक बात कर रहा हूँ दुबई से। मोहम्मद इशफाक साहब दुबई से बात कर रहे हैं। जी इशफाक साहब, कैसे हैं आप? आज के जो मेन टॉपिक के हवाले से मैं बात करना जी, चाहूँगा प्लीज। कि आप कह रहे हैं कि जो इमेज है हम पाकिस्तान का इमेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे जो पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी भी कौम का जो है ना रवैया देखना है तो उसके आप जो ट्रैफिक है उसको देखें। किसको देखें? उससे आपको पब्लिक जो ओपिनियन है, जो उनका एक रवैया है वो सामने आएगा। हमें इंडिविजुअली चाहिए कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो ना वो फॉलो करें, उनके ऊपर काम करें, उन पर अमल करें। उसके बाद जो मेन है कि जो सच का है कि हम सच बोलना शुरू करते हैं। हमारा पब्लिकली है, ऑफिशियली है, कि सच को लेके आगे चलेंगे तो उससे इमेज बिल्डिंग होगी। हर बंदे को पता होगा मैंने अपना जो हक है कौम के लिए अदा करना है, फैमिली के लिए अदा करना है। तो इंडिविजुअल बेस से शुरू हो जाएंगे, घर से मोहल्ले, मोहल्ले से सिटी, सिटी से कंट्री तक ये इंशाल्लाह फैल जाएगा। दूसरा है जो हर पाकिस्तानी को जो फ़ोन में आपके डिस्ट्रॉशन हो गई, इतनी अच्छी बात आप कर रहे थे जो कि डिस्टर्ब हो गई। एनीवेज, लेकिन अभी तक जो आपने बात की हम 100% उससे एग्री करते हैं जनाब कि हमें इंडिविजुअल मतलब अपनी साइड पे देखना चाहिए कि इंडिविजुअली हम लोग अपना कितना और कैसे रोल प्ले कर रहे हैं बहैसियत पाकिस्तानी। ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यही बात हमारी गेस्ट ने भी कही थी ब्रेक से पहले और यही बात जो है हमारे इन कॉलर इशफाक साहब ने भी कही और बिल्कुल बजा फरमाया जनाब। बाकी वो लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आप भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना चाहें तो 05184666606 नंबर डायल करके
डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब बात हो रही मिसेस डॉक्टर स्टीफन एलिज़ाबेथ स्टीफन साहिबा से कुछ भी हनी कीपिंग के हवाले से, हनी बी कीपिंग के हवाले से। जनाब इंपॉर्टेंस आपने पाकिस्तान में कितनी है, फार्मर्स कैसे फैसिलिटेट करते हैं, इससे बात की, कुछ क्रॉपिंग के हवाले से बताइएगा। क्रॉपिंग सिस्टम हमारा है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी फसलें हैं जिनसे हम शहद हासिल कर सकते हैं। जब से सबसे अच्छी फसल जो साल के शुरू में ही आ जाती है वो सरसों की शक्ल में, सरसों और कनोला की शक्ल में, तो उस में हम अपनी मक्खियों को ले जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़र गुल वहाँ से मक्खियाँ हासिल करती हैं और शहद भी हासिल करती हैं। लेकिन वो शहद ऐसा होता है कि वो जम जाता है, तो जमा हुआ शहद जो है लोगों के ख्याल है कि ये ना खालिस होता है या लोगों ने चीनी इसमें मिला दी है या कुछ इस तरह से किया हुआ है। तो सच्ची बात यह है कि जो जमता है शहद वो खालिस शहद होता ओह गॉड, इतनी बड़ी मिथ को आपने आज ब्रेक किया। तो इसलिए कई दफ़ा लोग आते हैं कि मैडम ये जो जम गया है, ये तो जम गया, इसके नीचे चीनी है तो मिलावट है। मैं ये इस प्रोग्राम के तवसत से ये बताना चाहूँगी कि जो शहद जमता है वो खालिस शहद होता है, क्योंकि शहद की खासियत है कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में उसने जमना होता है। रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर। हाँ जी, सरसों का जो शहद है वो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। आज मज़ीद इस पर ज़रूर आपसे जानेंगे, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी हैव फर्स्ट टाइम हम लोगों को इस सुनने का, जानने का इत्तेफाक हो रहा है। लेकिन इस वक्त लाइन पर कॉलर है, देखते हैं कौन हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम संतोष, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। कौन हमारे जी, साथ? मैं काइंडली नारोवाल से बात कर रहा हूँ, नारोवाल सिटी से अली रजा। अली रजा साहब नारोवाल सिटी से। जी अली साहब, क्या जानना चाहेंगे? मैं शेफ साहब से जरा बात करना चाह रहा हूँ। सूप के हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मरीज हैं वो सूप इस्तेमाल करते हैं तो वो उनका ब्लड प्रेशर मजीद हाई हो जाता है, तो कोई ऐसी आप रेसिपी शेयर करें जिससे वो सूप इस्तेमाल भी कर सकें और उनका ब्लड प्रेशर लेवल भी हाई ना हो, यानी लो कैलोरीज में आ जाए वो। अगर कोई हो सकता है इस तरह का हाल तो आप काइंडली जरा बताइएगा। चलिए अभी आपको शवस्फा से पूछ के बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू। ठीक है, मैं इनकी बात समझ रहा हूँ। समटाइम्स ऐसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है इससे, लेकिन इसका जो बेस्ट जवाब है ना वो हमारी डॉक्टर उम्मे हबीबा साहिबा दे सकती हैं एज इट इज़, बिकॉज मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट तो हूँ नहीं, आई एम अ शेफ, आई नो दैट हाउ टू मेक द फूड ओनली। ठीक है, मैं इस बिल्कुल ये बता दूं, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि जो मेरी फील्ड से रिलेटेड ना हो। ठीक है, मैं बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन वो अब ये उसके अंदर क्या पीछे वजूहात होती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के अंदर उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो जो अपना ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई कर देती हैं। ये सवाल जो है ये फील्ड क्या है डॉक्टर उम्मे हबीबा की। चलें हम लोग जनाब आपके सवाल को उधार करते हैं ख़ुद पर, और जनाब जब हमारी डॉक्टर हबीबा सईदा आएंगी जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम डेफिनेटली उनसे पूछेंगे, आपका सवाल जो है वो उन तक पहुंचाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपको लेकर देंगे। ठीक है, हमारे पर उधार है आपका सवाल। वेल जनाब आपके सवाल को उधार करते हुए बढ़ेंगे हम लोग डॉक्टर एलिज़ाबेथ स्टीफन साहिबा के जाने, और क्रॉपिंग सिस्टम के हवाले से कुछ बात हो रही थी और असली शहद की पहचान आप हमें बता रही थी। मैंने यही कहना था कि इसकी डिमांड बहुत है, यानी कि यूके में लोग 60% जो है उनकी लोगों की डिमांड होती है कि हमें शहद जमा हुआ चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा खालिस होता है, उसको ना गर्म किया हुआ होता है ना उसमें कोई मिलावट होती है, तो इसलिए लोग इस तरह का शहद पसंद करते हैं। फिर हमारे पास जो आ जाता है सरसों के बाद ये सूरजमुखी और इसके अलावा जो बरसीम है जो चारे के लोग उगाते हैं, इसमें से भी बहुत शहद हमें हासिल होता है। मक्खियाँ शहद जमा कर लेती हैं और हम उसमें से निकाल लेते हैं, तो इसलिए काफ़ी फसलें ऐसी हैं जिनसे आप शहद की मक्खियों की परवरिश भी कर सकते हैं और उनसे शहद भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मकई है, मकई का पोलन जो है ज़र-ए-गुल वो बहुत कारआमद है, और वो ऐसे सीज़न में होता है जिस वक्त बाहर और कुछ नहीं आ रहा होता, मतलब नेक्टर के सूरत में, तो उस वक्त ज़र-ए-गुल हम उसका हासिल करते हैं मकई का। और एक और फसल है कौन सी वाली याद नहीं आ रहा, बहरहाल उस वक्त कलौंजी की तो नहीं, कलौंजी की भी एक फसल है जिसको हम अप्रैल और मई के महीने में उससे भी शहद हासिल करते हैं, और उसका शहद बहुत ही कीमती है, 1300 रुपये किलो जा रहा है, और बहुत कम मिकदार में आता है शहद, लेकिन बहुत अच्छा होता है वो शहद कलौंजी की निस्बत से, क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, तो आपने जिस तरह बताया कितने बड़े सेक्टर पे जो है वो क्रॉप भी किया जाता है, उसकी अफजाइश के लिए भी काम किया जाता है, तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व मतलब ज़ाहिर ऑटोमेटिकली होते हैं, तो ये तो बहुत खुश आइंद बात है कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी जो है मुहैया किया जाता है इस हवाले से। ज़ाहिर है कि उनको जब मक्खियाँ लेके जाते हैं तो फसलों पर उनकी पैदावार भी बढ़ती है, मतलब उनकी सीड की अच्छी पैदावार हो जाती है, और फ्रूट जैसे हमारे फल है, क्या कहते हैं, ये एप्पल और पेयर और बादाम, इस तरह की जो हमारी फसलें हैं उनकी भी बहुत अच्छी पॉलिनेशन हो सकती है, और उनकी अच्छा, और विद इन कम्युनिटी भी बहुत फ़ायदा, विद इन कम्युनिटी भी बहुत फ़ायदा होता है कि अगर कोई एज अ हॉबी शुरू करे तब भी, लेकिन अगर 50 कॉलोनीज़ या 100 कॉलोनीज़ हों तो उनको फ़ायदा भी महीने पर काफ़ी मिलता है शहद के। मैम एक चीज़ होती है इसके अंदर, क्या मोस्टली एक चीज़ कही जाती है कि एक छोटी मक्खी का शहद होता है, एक बड़ी मक्खी का शहद होता है, ठीक है। और ये हमें हिली एरियाज़ में या फिर पेशावर नॉर्दर्न साइड पे हम जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको देखें कि उन्होंने एक बॉक्सेस बनाए होते हैं, उसके अंदर वो छोटी मक्खी या बड़ी मक्खी का आर्टिफिशियल शहद भी बना रहे होते हैं, उसके चीनी से भी कुछ इस तरह के भी कुछ टेक्नोलॉजी। नहीं, चीनी से तो कोई शहद नहीं बनाता। चीनी सिर्फ उस वक्त उस सूरत में खिलाई जाती है जब बाहर से कोई भी शहद नहीं आ रहा होता, किसी किस्म का भी नेक्टर नहीं आ रहा होता, और वो बरसात के महीने होते हैं जैसे जुलाई अगस्त के, उस सूरत में मक्खियों को चीनी पिलानी पड़ती है उनको ज़िंदा रखने के लिए, कि उनकी अगला जो हमारा सीज़न आता है बेर का, उस वक्त तक वो ज़िंदा रहें और वो फिर वहाँ से शहद हासिल कर सकें। तो उसको उनको सरवाइव कराने के लिए थोड़ा सा उनको शुगर फीडिंग, सप्लीमेंटल फीडिंग करानी पड़ती है। दैट इज़ पार्ट ऑफ, जैसे कहना चाहिए, सीजनल मैनेजमेंट ऑफ। वेरी नाइस। एंड आप तो सीजनल मैनेजमेंट के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, जिसमें शेफ़ असफद ने क्वेश्चन किया, इसी तरह आप भी जो हैं वो डॉक्टर एलिज़ाबेथ सिरफन साहिबा से भी सवाल कर सकते हैं, और सुब्स के हवाले से शेफ़ असफद से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई रेसिपी जाननी हो, पूछनी हो तो ऑफ कोर्स वो भी पूछ सकते हैं। 0518466606। एक हमने रेसिपी पूछी, अब हम मज़ीद कुछ रेसिपीज पूछते हैं। वेजिटेबल, जब आपने वेजिटेबल सूप बनाना, चिकन वेजिटेबल सूप, तो कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनको आप प्रेफरेंस देते हैं, और वो कितनी कच्ची रखनी चाहिए, कितना पकाना चाहिए, और कौन सी वेजिटेबल ज़्यादा सूटेबल रहती हैं फॉर द सूप? ठीक है, सुनो, सबसे पहले जो कॉलर्स आते हैं, बहरहाल मैंने उन्हें अपना जो उनका जो सवाल था वो डॉक्टर वीवा साहिबा तक तो हो जाएगा, लेकिन मैं जो मुझे बात समझ आती है ना उनकी, हाँ, एक तो देखें, एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ठीक है, वो स्टॉक ले रहे हैं, स्टॉक फुल ऑफ कैलोरीज होती हैं, जो स्टॉक का अर्क होता है, उसके बजाय अगर वो फमिट का सूप बनाते हैं, फ़िश फमिट जो होती है, जो फ़िश का स्टॉक जो होता है, जो चिकन का स्टॉक होता है, उसे हम, जो चिकन की यखनी होती है, हम स्टॉक कहते हैं, ब्रॉथ भी खिलाती है, जो फ़िश की हड्डियों